Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार, सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है। नमस्कार। इस चर्चा को शुरू करने से पहले हम अपने सभी मौजूदा सदस्यों को उनके अद्भुत समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आपका योगदान ही हमें आपके लिए ऐसा उपयोगी कंटेंट बनाने में मदद करता है। और अगर आप भी हमारे काम का समर्थन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पेड सदस्यता में शामिल होने पर विचार जरूर करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी कक्षा 9 अर्थशास्त्र का दूसरा अध्याय, संसाधन के रूप में लोग। हाँ, अब ये शीर्षक सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन मुझे इस अध्याय की सबसे दिलचस्प बात ये लगी कि ये जनसंख्या को एक समस्या के बजाय एक समाधान के रूप में देखता है। बिल्कुल। ये सोच ही अपने आप में कितनी अलग है ना? हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि किताब में क्या लिखा है, बल्कि ये भी देखना है कि यूपीएससी इस सोच को कैसे परखता है। बिल्कुल सही। ये अध्याय एक बहुत ही मौलिक सवाल से शुरू होता है। जनसंख्या एक बोझ लायबिलिटी है या एक संपत्ति, एक एसेट? आमतौर पर जब हम भारत की विशाल आबादी के बारे में सुनते हैं तो उसे चुनौतियों से जोड़ा जाता है, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, संसाधनों पर दबाव। सही बात है। लेकिन ये अध्याय उस पूरी धारणा को ही पलट देता है। ये कहता है कि यही लोग, अगर उनमें सही निवेश किया जाए तो देश की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। और ये निवेश क्या है? शिक्षा और स्वास्थ्य। एग्जैक्टली। हम आज इसी परिवर्तन की कहानी को समझेंगे। तो चलिए इस विचार को और खोलते हैं। मानव पूंजी या ह्यूमन कैपिटल, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। इसे आसान शब्दों में कैसे समझ सकते हैं? इसे ऐसे सोचिए, हमारे पास मशीनें हैं, कारखाने हैं, जमीन है। ये सब भौतिक पूंजी यानी फिजिकल कैपिटल है। ठीक है। लेकिन इन बेजान चीजों को उपयोगी कौन बनाता है? इंसान। अब अगर इंसान के पास कौशल, ज्ञान और अच्छा स्वास्थ्य है तो वो इन संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल। यही कौशल, ज्ञान और स्वास्थ्य मिलकर मानव पूंजी बनते हैं। जब हम शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च करते हैं तो हम दरअसल इस मानव पूंजी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। मानव पूंजी को हम एक तरह का सॉफ्टवेयर कह सकते हैं और मशीनें वगैरह हार्डवेयर हैं। हार्डवेयर बिना सही सॉफ्टवेयर के बेकार है, और शिक्षा और स्वास्थ्य इस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने का तरीका है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। और यह सॉफ्टवेयर ही उस हार्डवेयर को चलाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मानव पूंजी अन्य सभी संसाधनों से बेहतर है, क्योंकि भूमि और पूंजी अपने आप कुछ नहीं कर सकते। और किताब में सकल और विलास की कहानी इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। हाँ, वो कहानी तो इस कॉन्सेप्ट को एकदम जीवंत कर देती है। एक तरफ सकल है, जिसके माता पिता भले ही गरीब थे, लेकिन उन्होंने उसकी पढ़ाई में निवेश किया। उसने कंप्यूटर की डिग्री ली और एक अच्छी नौकरी पाई। उसका जीवन ही बदल गया। और दूसरी तरफ उसका दोस्त विलास है। हाँ, विलास, जिसके परिवार ने ना उसकी पढ़ाई पर ध्यान दिया और ना ही स्वास्थ्य पर। नतीजा ये हुआ कि वो अपनी माँ की तरह मछलियां बेचकर ही गुजारा करता रहा। और उसकी आय बहुत कम रही। और ये सिर्फ दो व्यक्तियों की कहानी नहीं है, ये समाज में दो तरह के चक्रों की कहानी है। एक है सद्गुण चक्र या वर्चुअस साइकिल, जहां शिक्षित माता पिता शिक्षा का महत्व समझते हैं और अपने बच्चों में निवेश करते हैं, और फिर वे बच्चे बड़े होकर और उत्पादक बनते हैं, जिससे एक सकारात्मक चक्र चलता रहता है। और दूसरा है दुष्चक्र, विशेष साइकिल। बिल्कुल, जहां अशिक्षित और अस्वस्थ माता पिता अपने बच्चों में निवेश नहीं कर पाते, जिससे गरीबी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। एक प्रशासक के लिए इन दोनों चक्रों को समझना बहुत जरूरी है। सही बात है, ताकि वो सही जगह पर हस्तक्षेप कर सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अब अध्याय आर्थिक गतिविधियों को 3 क्षेत्रों में बांटता है: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। हाँ, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये तो क्लासिक वर्गीकरण है जो यूपीएससी की तैयारी करने वाला हर कोई पढ़ता है, लेकिन भारत के संदर्भ में इसमें एक अजीब बात नहीं है। आप किस ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए, अक्सर देशों का आर्थिक विकास एक क्रम में होता है। वे कृषि से उद्योग और फिर सेवाओं की ओर बढ़ते हैं। हाँ, एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग टू सर्विसेज। लेकिन ऐसा लगता है कि भारत ने उद्योग वाले कदम को थोड़ा सा स्किप कर दिया है और सीधा सेवाओं पर कूद गया है। हमारा सेवा क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन विनिर्माण उतना रोजगार नहीं पैदा कर पाया। ये एक बहुत ही गहरी और प्रासंगिक बात है।
इसे प्रीमेच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कहा जाता है। तो इसके परिणाम क्या हुए? इसका एक बड़ा परिणाम यह है कि कृषि से निकलने वाले कम कुशल श्रमिकों के लिए विनिर्माण में मतलब मैन्युफैक्चरिंग में पर्याप्त नौकरियां नहीं हैं। अच्छा। सेवा क्षेत्र में या तो बहुत हाई स्किल वाली नौकरियां हैं जैसे आईटी में, या फिर बहुत कम कौशल वाली अनौपचारिक नौकरियां हैं जैसे डिलीवरी सर्विसेज। हाँ, बीच का जो स्थिर अच्छी तनख्वाह वाला कारखाना रोजगार था, हाँ। उसकी कमी है और ये भारत की बेरोजगारी की समस्या का एक मूल कारण भी है। और इन्हीं आर्थिक गतिविधियों में एक और विभाजन है, बाजार और गैर बाजार क्रियाएं। और यहीं पर महिलाओं के काम का दिलचस्प मुद्दा आता है। हाँ, और ये हमारी अर्थव्यवस्था को मापने के तरीके पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बाजार क्रियाएं वो हैं जिनके लिए आपको वेतन या लाभ मिलता है, और गैर बाजार क्रियाएं वो जो आप अपने उपयोग के लिए करते हैं। परंपरागत रूप से घर पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला काम, खाना बनाना, सफाई, बच्चों की देखभाल को गैर बाजार क्रिया माना जाता था। सकल की मां शीला दिन भर काम करती थी, लेकिन राष्ट्रीय आय या जीडीपी में उसका योगदान 0 गिना जाता था। बिल्कुल। ये तो हमेशा से एक बड़ा सवाल रहा है ना, कि घर पर होने वाले इतने सारे काम को हमारी जीडीपी गिनती ही क्यों नहीं? ये हमारी अर्थव्यवस्था की कितनी अधूरी तस्वीर दिखाता है। पर इसे गिनने में प्रैक्टिकल चुनौतियां क्या हैं? क्या इसे मापना संभव भी है? ये एक बहुत ही जटिल मुद्दा है। सबसे बड़ी चुनौती है इसका मूल्यांकन करना। आप एक माँ द्वारा बच्चे की देखभाल करने के काम का क्या मूल्य लगाएंगे? सही बात है, ये तो अनमोल है। हाँ, फिर अगर हम इसे जीडीपी में शामिल करने लगे तो क्या इससे वास्तव में महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा या यह सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाएगा? हालांकि इस पर बहस होना ही अपने आप में एक सकारात्मक बात है, क्योंकि यह अवैतनिक काम, अनपेड वर्क के महत्व को मान्यता देता है। तो हमने ये स्थापित कर लिया कि जनसंख्या की गुणवत्ता 2 स्तंभों पर टिकी है, शिक्षा और स्वास्थ्य। चलिए पहले शिक्षा की बात करते हैं। ठीक है। किताब में कुछ आंकड़े दिए गए हैं जो सरकारी प्रयासों को दर्शाते हैं। हाँ, और इन आंकड़ों को सही परिप्रेक्ष्य में देखना जरूरी है। किताब बताती है कि शिक्षा पर परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना में 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 11वीं योजना में बहुत ज्यादा हो गया। लगभग 3767 करोड़। आयोग ने 6% की सलाह दी थी, तो बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन क्या ये काफी है? ये एक बड़ा सवाल है। और परिणामों की बात करें तो साक्षरता दर 1991 में 18% से बढ़कर 2011 में 74% हो गई। ये एक बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसमें भी तो गहरी खाई है ना? हाँ। और यही वे बारीकियां हैं जिन्हें यूपीएससी देखना चाहता है। पुरुषों की साक्षरता महिलाओं से लगभग 16.6% अधिक है। शहरी साक्षरता ग्रामीण साक्षरता से 16.1% अधिक है। और राज्यों में भी बहुत अंतर है। बहुत ज्यादा। केरल जैसे राज्य हैं जहां साक्षरता 94% है, और बिहार जैसे राज्य हैं जहां ये 62% के आसपास है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि औसत अक्सर जमीनी हकीकत को छुपा लेता है। सही बात है। ठीक है, अब दूसरे स्तंभ पर आते हैं, स्वास्थ्य। एक स्वस्थ आबादी ही उत्पादक हो सकती है। यहाँ भारत ने कैसा प्रदर्शन किया है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति काफी प्रभावशाली रही है। जीवन प्रत्याशा मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1951 में केवल 37 वर्ष के आसपास थी, जो 2014 तक बढ़कर 68 वर्ष से अधिक हो गई। ये तो बहुत बड़ा सुधार है। बहुत बड़ा। इसी तरह शिशु मृत्यु दर IMR, जो 1951 में 147 थी, वो 2016 में घटकर 34 रह गई। यह दिखाता है कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, टीकाकरण और पोषण का असर हुआ है। तो हमने शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करके ये कीमती मानव पूंजी तो बना ली, ये बेहतरीन सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया। लेकिन क्या होगा अगर इस शानदार सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए कोई कंप्यूटर ही ना हो? मतलब यहीं पर बेरोजगारी की समस्या आती है। एकदम सही। बेरोजगारी मानव पूंजी की सबसे बड़ी बर्बादी है। जब एक शिक्षित और स्वस्थ व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता, तो यह न केवल उस व्यक्ति के लिए एक त्रासदी है, बल्कि पूरे समाज और अर्थव्यवस्था के लिए एक नुकसान है। अध्याय में 3 तरह की बेरोजगारी पर खास ध्यान दिया गया है। पहली है मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, ये मुख्य रूप से कृषि में देखी जाती है। जब बुवाई या कटाई का समय होता है तो बहुत काम होता है, लेकिन बीच के महीनों में कई खेतीहर मजदूर और छोटे किसान खाली बैठे रहते हैं। उनके पास कोई काम नहीं होता। ये एक अनुमानित चक्र है जो हर साल आता है। और दूसरी, जो मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगती है, वो है प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये थोड़ा पेचीदा है। हाँ,
क्योंकि इसमें लोग काम करते हुए तो दिखते हैं पर असल में वो बेरोजगार होते हैं। जैसे? मान लीजिए एक खेत को जोतने के लिए 5 लोगों की जरूरत है, लेकिन परिवार के 8 लोग उसी खेत पर काम कर रहे हैं। अच्छा। वे जो अतिरिक्त 3 लोग हैं वे प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार हैं। अगर आप उन्हें उस खेत से हटा भी दें तो कुल उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब उनका सीमांत योगदान, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, शून्य है। बिल्कुल। और ये शब्द श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, ये यूपीएससी के लिए बहुत जरूरी है। मुझे याद है 2013 के प्रीलिम्स में इस पर सीधा सवाल आया था। हाँ, आया था। सवाल था प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि, और सही जवाब यही था, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। इससे पता चलता है कि वे चाहते हैं कि प्रशासक इस जमीनी हकीकत को कितनी गहराई से समझें। ये रटने वाला सवाल नहीं है, ये समझ का सवाल है। सही बात है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जवाब दे सकते हैं। अब तीसरी और शायद आज के समय की सबसे बड़ी चिंता पर आते हैं, शिक्षित बेरोजगारी, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ। किताब कहती है कि शिक्षा से आय बढ़ती है, लेकिन हम सब ने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास डिग्री तो है पर नौकरी नहीं। तो क्या ये समीकरण उतना सीधा है? ये हमारे समय का सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ हम मानव पूंजी बनाने के लिए शिक्षा में निवेश कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे मैट्रिक, स्नातक और स्नातोत्तर युवा नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल। एक अध्ययन से ये भी पता चला है कि तकनीकी योग्यता वालों की तुलना में सामान्य डिग्री धारकों में बेरोजगारी अधिक है। और ये सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं है। नहीं, ये एक गहरी सामाजिक और भावनात्मक चुनौती भी है। माता पिता अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बच्चे की पढ़ाई में लगा देते हैं और फिर वो बच्चा नौकरी के लिए संघर्ष करता है। ये सामाजिक अशांति का एक बड़ा कारण बन सकता है। तो अब इन सभी अवधारणाओं को एक साथ लाते हैं। यूपीएससी के लिए इसका महत्व सिर्फ प्रीलिम्स के सवालों तक ही सीमित नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। मेंस परीक्षा में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। 2013 के मेंस में ही स्वयं सहायता समूहों मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की भूमिका पर एक प्रश्न था। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि इसका इस अध्याय से क्या लेना देना है? संबंध बहुत गहरा है। स्वयं सहायता समूह जैसी योजनाएं जो सूक्ष्म वित्त और उद्यमिता को बढ़ावा देती हैं तभी सफल हो सकती हैं जब लोग उत्पादक हों। मतलब जब उनमें क्षमता हो। हाँ, एक शिक्षित और स्वस्थ व्यक्ति ही तो किसी छोटे उद्यम को सफलतापूर्वक चला सकता है, कर्ज का सही उपयोग कर सकता है और हिसाब किताब रख सकता है। तो इस अध्याय की समझ दूसरे विषयों के प्रश्नों का उत्तर देने में भी मदद करती है। बिल्कुल, ये आपको एक ढांचा प्रदान करती है। तो ये स्पष्ट है कि ये सिर्फ स्कूल की किताबें नहीं हैं, बल्कि ये यूपीएससी की तैयारी की नींव का पत्थर हैं। एकदम। ये आपको क्या के साथ साथ क्यों और कैसे सोचने में भी मदद करते हैं। जब आप गरीबी पर कोई उत्तर लिख रहे हो तो आप दुष्चक्र की अवधारणा का उपयोग कर सकते हैं। और रोजगार पर लिख रहे हो तो इन 3 प्रकार की बेरोजगारी का विश्लेषण कर सकते हैं। सही, ये आपकी नींव को मजबूत करता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि जनसंख्या को देखने का हमारा नजरिया ही सब कुछ बदल सकता है। अगर हम इसे एक समस्या के रूप में देखते हैं तो हमारी नीतियां नियंत्रण पर केंद्रित होंगी, लेकिन अगर हम इसे एक संभाव्य संपत्ति के रूप में देखते हैं, जैसा कि ये अध्याय सिखाता है, तो हमारी नीतियां निवेश पर केंद्रित होंगी। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि आर्थिक विकास के आंकड़े जैसे जीडीपी पूरी कहानी नहीं बताते। वे महिलाओं के अवैतनिक काम को अनदेखा करते हैं। और बेरोजगारी? हाँ, और बेरोजगारी, खासकर प्रच्छन्न और शिक्षित बेरोजगारी, दिखाती है कि कैसे हम अपनी सबसे कीमती संपत्ति, हमारे लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। एक प्रशासक के लिए इन जमीनी हकीकतों को समझना सबसे जरूरी है। बहुत खूब। तो समाप्त करने से पहले सुनने वालों के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। जरूर। हमने शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की, लेकिन आज के संदर्भ में भारत की विशाल जनसंख्या को एक संपत्ति में पूरी तरह से बदलने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा सबसे जरूरी अगला कदम क्या होना चाहिए? अच्छा सवाल है। क्या वो सही तरह का कौशल विकास है, गिग इकोनॉमी के लिए नई नीतियां हैं, या उद्यमशीलता को बढ़ावा देने वाली मानसिकता में बदलाव है? इस पर जरूर सोचें। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी को अपना समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस तरह के और विश्लेषण चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी सदस्यता में शामिल होना ना भूलें। हम अपने सभी सदस्यों को उनके निरंतर समर्थन के लिए एक बार फिर धन्यवाद देते हैं। अगली बार तक सीखते रहें। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.